Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. This is the new way of teaching once again on the whiteboard. However, I have tried my level best to provide you material on the basis of laptop and pen tab. But offline and online, these are the two ways of teaching. But I found that the way I am studying here, the way I am teaching today, perhaps this is the best way of teaching and more attractive, more grasping. So I again came to this whiteboard once again. Okay, so this is Dr. Muralidhar Mishra, and for the basic English grammar, that is kinds of sentence. This is the important session for you, that kinds of sentence. Let us consider something about its importance in your life and in your study. Kinds of sentence is very, very important for all kinds of English lovers, English learners, because दुनिया के जितने भी वाक्य वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि ये 5 ही तरह के होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं. आप लिखें, पढ़ें, बोलें, किसी भी काम में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ज्ञान होना ही होना चाहिए. क्योंकि दुनिया के जितने वाक्य हैं वो या तो असर्टिव हो सकते हैं, या इंट्रोगेटिव, या इंपरेटिव, या ऑप्टेटिव, या एक्सक्लेमेटिव. कहने का मतलब ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ये आपको किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे वॉइस पढ़ेंगे आप, नरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती. इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल खास है, आप इसको अंत तक देखें और आई डू बिलीव कि आपको इस पर कमांड हो जाएगा आज और अभी. तो चलिए आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर. इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य भेद. क्या कहते हैं? वाक्य भेद. ये भेद जो है इसी को कहते हैं काइंड्स. ये एक पुराना भेद है, एक नया भेद है. अर्थात इसमें 2 तरह के कंसेप्ट आए, एक ओल्ड कंसेप्ट, एक न्यू कंसेप्ट. ओल्ड ग्रामर और न्यू ग्रामर, इसको ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं. लेकिन आजकल आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं. इसमें स्लाइटली इट इज डिफरेंट. तो चलिए, ओल्ड जो कंसेप्ट है उसमें आता है ये 5 भेद और नए कंसेप्ट में ये होता है 4 भेद. तो ओल्ड में कौन सब है? तो देखिए, असर्टिव है पहला, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव, 5वां है एक्सक्लेमेटरी. यहाँ ध्यान दीजिए, तो न्यू कंसेप्ट में इसको स्टेटमेंट कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, कमांड कहते हैं, एक्सक्लेमेशन कहते हैं. अर्थात एक कम हो गया, एक जो कम हुआ ये यही है. ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को दोनों को मिला करके ये एक्सक्लेमेशन बन गया. ये मॉडर्न कंसेप्ट में लोगों ने इसको सुविधाजनक ढंग से देखा तो ये माना कि दिस मच इज सफिशिएंट. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही ये आ जाता है. तो चलिए, इसको सब हम बारी बारी से आपको बताएंगे, क्योंकि इसका ज्ञान नहीं तो अंग्रेजी का ज्ञान अधूरा. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस से. वो है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग न्यू कंसेप्ट में स्टेटमेंट कहते हैं. तो वही हमने लिखा है, स्टेटमेंट कहें या असर्टिव सेंटेंस कहें, ये दोनों एक ही चीज़ है. अब इसका अगर हिंदी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, स्टेटमेंट को कहते हैं कथन या उक्ति या बयान. जैसे ये उसका कथन है, दिस इज हिज स्टेटमेंट, ये उसकी उक्ति है, ये उसका बयान है. इसके लिए हम स्टेटमेंट शब्द आता है. तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई उक्ति रहता है या कथन रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्टेटमेंट. अब ये ओल्ड इंग्लिश में जो हम लोग ओल्ड ट्रेडिशन में जानते थे कि असर्टिव सेंटेंस, इसको कहते हैं
एसर्टिव का हिंदी स्वीकारात्मक, ये स्वीकारात्मक है कहलाता। तो इसको एक ही चीज हुआ ये। तो ये स्वीकार अस्वीकार भी हो सकता है। तो चलिए एसर्टिव को और क्या कहते हैं, या स्टेटमेंट को हम आज पढ़ते हैं, जिसमें एक इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि हम आपको जितने भी आइटम्स पढ़ाते हैं या पढ़ाए हैं आपको पिछले सारे वीडियोस में, उसमें हमने एक आइडेंटिफिकेशन की बात की थी। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसकी पहचान, क्यों माने कि ये स्टेटमेंट है, कैसे समझें कि ये स्टेटमेंट है। उसके लिए हमने एक चीज़ दिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन जो है, अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे और अंत में फुल स्टॉप रहे, ये फुल स्टॉप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पहचान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं तो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें इसको हम शॉर्ट में अगर याद रखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, ये जरूरी है। तो दुनिया के जितने वाक्य हैं अगर इस तरह के हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया और फुल स्टॉप आ गया, तो बी श्योर कि द सेंटेंस इज in assertive mode. The sentence can be said to be statement. तो चलिए ये हम जान गए कि assertive sentence ये है। अब assertive sentence कैसा कैसा होता है, तो अब इसका भी दो भेद होता है। इसको देखिए, एक yes स्टेटमेंट कहलाता है, दूसरा no स्टेटमेंट कहलाता है। yes स्टेटमेंट को अफर्मेटिव भी कहते हैं। अगर हम assertive बोलेंगे तो अफर्मेटिव बोलेंगे, अगर नेगेटिव बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दो तरह का होता है असर्टिव सेंटेंस। ये समझ गए आप। अब ये असर्टिव सेंटेंस को में रहता क्या है, कैसे जाने इसको कि ये असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव कैसे है, तो उसके लिए हम इसमें देखते हैं कि एक्सेप्ट और एग्री का एलिमेंट रहता है। इस सेंटेंस से ऐसा भाव आता है कि जैसे कोई चीज़ को हम स्वीकार रहे हैं या कोई चीज़ से हम सहमत हैं। ये दोनों चीज़ रहे, स्वीकारोक्ति रहे या सहमति का अगर बोध हो तो समझ लीजिए कि वो अफर्मेटिव। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, यह कलम है, हम स्वीकारते हैं कि यह कलम है। यह मैं धनी हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि मैं धनी हूँ। अगर इसी को हमको निगेटिव है, नकारना है, अगर रिजेक्ट करना है, हाँ, या डिसएग्री करना है, तो क्या बोलेंगे, यह कलम नहीं है। देखिए, या फिर मैं धनी नहीं हूँ या तुम धनी नहीं हो, तो यहाँ नहीं शब्द जैसे इस्तेमाल करते हैं ये नेगेटिव है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जान गए। वंस अगेन इसको हम रिकैप करते हैं। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है चीप पॉइंट्स अगेन। तो मुख्य मुख्य बातें मैं बता दूं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम जाने कि एक ओल्ड कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट में 5 तरह के होते हैं ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस, न्यू कंसेप्ट में होते हैं 4 तरह के। अब उसमें से पहला हम आज समझते हैं, जिसमें हम जाने कि स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस दोनों से ले लिए हमने। इसको हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी पहचान बताए आपको कि SVO सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप रहेगा, तो सेंटेंस क्या रहेगा, असर्टिव या स्टेटमेंट में कहलाएगा। अब इसके भी 2 भेद हो गए, यस और यस स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट। या इसको कहेंगे हम अफर्मेटिव या नेगेटिव, 2 चीज कह सकते हैं। अफर्मेटिव में क्या रहेगा, एक्सेप्ट या एग्री रहेगा। नेगेटिव में क्या रहेगा, रिजेक्ट या डिसएग्री रहेगा। जैसे यह कलम है, स्वीकारते हैं सहमति है, यह कलम नहीं है, नकारते हैं असहमति है। तो आप ये इसका कंसेप्ट आप जान गए, इसमें आपको कोई परेशानी मैं समझता हूँ कि नहीं रहा। अब इससे आगे हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो अब इधर आइए आप। इधर जब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये अफर्मेटिव नेगेटिव तो होता है, लेकिन अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके कुछ खास नियम हैं। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव में है, अब उसी बात को हमको नेगेटिव में कहना है, तो कैसे कहें। इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी कहते हैं अफर्मेटिव को, और ये नेगेटिव है। ये पहचान आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो चलिए इसमें हम बता रहे हैं कि ए भी क्या है, तो एक्सिलरी वर्ब है। ये क्या है, एक्सिलरी वर्ब है।
इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया को याद रखिए, सहायक क्रिया बड़ा बड़ा ट्रिकी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही सरल है। सहायक क्रिया याद रखिएगा कि सहायक क्रिया के बाद ही नो या नोट लगाते हैं, सहायक क्रिया के बाद ही नो या नोट लगाते हैं। ये जो नो या नोट लगाएंगे तब ना नेगेटिव होगा। अगर जब नेगेटिव बनाना है तो नो या नोट देते हैं। अब ये नो या नोट कहाँ बिठावें, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक नियम दिए हुए हैं कि एक ए भी के बाद ही नो या नोट लगाओ। ए भी मतलब एक्सरी वर्ब। अब देखिए इसको लगा करके हम नेगेटिव बनाते हैं। फिर बात आई कि नो या नोट, ये झगड़ा फिर लग गया कि नो लगेगा कि नोट लगेगा। इसके लिए हमने आपको यहाँ रूल दिया कि नो कहाँ लगेगा, अगर नाउन रहे या कंपैरेटिव डिग्री में रहे तो नो लगता है, वर्ब आर्टिकल एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे तो नोट लगता है। इतना सा रूल को आप याद रखिए, कौन सी के लिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? अब चलिए इसको, इट इज सपोर्टेड विथ सम एग्जाम्पल्स। इसको हम सपोर्ट करते हैं, सब्सटेंशिएट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इसमें एग्जाम्पल्स में आप ध्यान दीजिए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। ओके, अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है। इसका माने होता है कि मेरे पास कलम है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, तो क्या कहेंगे, आई हैव नो पेन। देखिए अब आई हैव नो पेन कहे, ये सही हो गया मेरा। क्यों सही है, तो हैव जो है आपका ए भी है, ए भी के बाद नो या नोट लगा दिए तो हमारा नेगेटिव बन गया। कोई दिक्कत? अब चलिए इसी सेंटेंस को हम ये भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट ए पेन। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा टेक्निकल हो गया ये। यहाँ ये जो पेन था ये नाउन था, समझ गए, ये नाउन था। तो क्या लग गया, नाउन रहेगा तो नो लगेगा, तो हमने ऐसा किया। यहाँ आर्टिकल लगा दिया, हम आर्टिकल लगेगा तो आर्टिकल लगेगा तो क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ नोट दिया। अंतर समझ रहे हैं आप? अब इसको देखिए आप, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट एनी पेन। मेरे पास कोई कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। ये तीनों वाक्य जो है ये आई हैव ए पेन का नेगेटिव है। देख रहे हैं ना, आई हैव ए पेन तो आई हैव नो पेन, आई हैव ए पेन तो आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव ए पेन तो आई हैव नॉट एनी पेन। सबका माना एक ही हुआ। अब यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि नो इज इक्वल टू नॉट एनी। ये आपको कॉमन एरर्स में भी आएगा। कभी कभी लोग नो एनी लिख देते हैं, तो नो एनी कभी होता ही नहीं है, याद रखिएगा। नो एनी जो लिखते हैं हम लोग, ये बिल्कुल गलत लिखते हैं, ये कभी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, लिखिए तो नॉट एनी या नहीं तो नो। इसका कुछ खास इसका रीजन है, ये हम जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो बताएंगे इसका कारण क्या है। क्योंकि ये नो जो है ये आपका जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है, इसीलिए ये क्या करता है कि इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ये आर्टिकल एडजेक्टिव खुद है। अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एडजेक्टिव की कोई विशेषता कोई एडजेक्टिव नहीं कर सकता। एडजेक्टिव की विशेषता कौन कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। यानी कि नोट जो है मेरा एडवर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि नो जो है वो एडजेक्टिव है और नोट क्या है, तो एडवर्ब है। तब आप समझ गए कि ये भी एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ नोट लगा। ये कॉमन एरर का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एडवांस लेवल के छात्र यहीं जाग जाएं, आप इसको समझ लें बढ़िया से कि क्या रीजन बिहाइंड इट, कि कहाँ हम नो देते हैं, कहाँ नोट देते हैं। अब चलिए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। आई हैव गॉन, तो हमने क्या दिया, आई हैव नॉट गॉन। पहली बात कि सहायक क्रिया होनी चाहिए तभी नो या नोट लगेगा, यह याद रखिएगा। सहायक क्रिया होगा तभी नो या नोट लगेगा। तो ये देख लेते हैं कि हमारा क्या है, सहायक क्रिया है, तो इसमें हम नोट क्यों नोट लगाए, तो नोट लगाने का कारण है कि ये मेरा वर्ब है। तो हम रूल दे रहे हैं कि वर्ब अगर रहेगा तो नोट लगेगा। बात समझ गए, वर्ब रहेगा तो
नोट लगेगा। अब देखिए ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। ए भी के बाद नोट दिए, क्यों नोट दिए? तो ये वर्ब था इसलिए नोट दिए। इसका रीजन, इसका लॉजिक, इसका मैथमेटिक्स, ये सब आप समझ गए। अब यहां देखिए इस 3 एग्जाम्पल पर गौर से की, ध्यान दीजिए आप। आई गो, आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस आइटम। कि आई गो में हम कहाँ लगावे नोट? आई नॉट गो लिखेंगे फट से गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि आई नॉट गो कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो रूल कहता है कि सहायक क्रिया होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक ए नेगेटिव सेंटेंस बाय एडिंग नो और नॉट। तो यहाँ देखिए हम जैसे नो या नॉट लगाने जाएंगे ना, तो इसका कारण क्या है कि यहाँ ये भी नहीं है। क्या नहीं है? ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? डू लगाना पड़ता है। और गोज रहेगा तो डज लगाना पड़ता है। ये V2 है तो डिड लगाना पड़ता है, यानी कि डू का V5, ये V1 है, ये V5 है, ये V2 है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ये V1 है आपका, ये V5 है। क्या कि आपको बनना है ऐसा ही बनना है। क्या बनना है? कि हमको बनाना है मैं जाता हूं। तो क्या बनाएंगे? आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। ही गोज, वह जाता है, वो नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, ये कभी नहीं हो सकता कि ही नॉट गो, कभी हो ही नहीं सकता। तीसरा चीज है ही वेंट, ये पास्ट हो गया। तो हम डू का पास्ट क्या जानते हैं? डिड। इसलिए ही डिड नॉट गो। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि सभी जगह गो है, गो है, गो है। ये तीनों जगह क्या आ गया है? V1 अंत में। तो डू डज डिड ये कब लगाते हैं? जब ए भी नहीं रहता है। यहाँ देखिए ए भी नहीं था, इसलिए हमको डू डज डिड का प्रयोग करना पड़ा। तो नोट में हम लिख सकते हैं इसी रूल को। मैं आपको ये नोट में लिखनी बात में ये बात लिख दूं कि जब ए भी नहीं रहे, जब ए भी यानी कि सहायक क्रिया नहीं रहे, तो डू या डज या डिड से बनावें, अर्थात डू डज डिड का की मदद लें। अब ये डू डज डिड कहाँ लगता है? तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि डू और डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में लगता है। किस वाक्य में लगता है? टेंस आपको मैं बता चुका हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। और डिड कहाँ लगता है? तो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। अब आपका पूरा कंसेप्ट आपको आ गया कि हाउ टू मेक ए नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एन अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का रूल एक बार वंस अगेन, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नो या नोट लगावे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो या नोट नहीं लगा सकते आप, इसके बाद ही नो या नोट लगाना है, तभी नेगेटिव बनेगा। अब सवाल है कि नो कहाँ नोट कहाँ, तो उसका भी रीजन मैं दे दिया हूँ। नो कहाँ लगेगा? नो लगेगा जब नाउन या कंपैरेटिव डिग्री रहे। नोट कब लगेगा? वर्ब, आर्टिकल या एडजेक्टिव या एडवर्ब रहे, तो उसमें क्या लगा देंगे? नोट। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, आर्टिकल आ गया इसीलिए नोट लग गया। आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट एनी पेन, यहाँ एडजेक्टिव आ गया इसलिए नोट लग गया। अब यहाँ देखिए आई हैव गॉन, यहाँ वर्ब है, ये आपका क्या है? वर्ब है, इसीलिए क्या लग गया? नोट। अब यहाँ देखिए ये भी नहीं है, ये है वर्ब, ये हमेशा वर्ब है तो नोट लेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ब रहेगा तो नोट लेगा। देखिए यहाँ सभी जगह वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए सब जगह नोट आ रहा है। तीसरा चीज क्या देख रहे हैं कि ये भी नहीं है। अगर यहाँ V1 है तो डू लगाएंगे, V5 रहेगा तो डज लगाएंगे, V2 रहेगा तो डिड लगाएंगे। और क्लियर कर लीजिए कि जब सहायक क्रिया न रहे, दिस रूल अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ
इन एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी वर्ब, कि जब एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तब लगाते हैं। यानी कि ये भी सहायक क्रिया नहीं रहे तो डू डज डिड से बनावे, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड पास्ट इंडेफिनिट लगता है। I think you have good concept of, you could be able to have the concept of kinds of sentence in which I have taught you today, that is assertive sentence or statement. अगले क्लास में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा। Today this much is sufficient. Thank you very much.